नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का मालवी एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आपके केमिस्ट्री के पेपर में मात्र बचे हैं 2 दिन। इन 2 दिनों में आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या आपको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। देखिए, सबसे पहली चीज, अपने ऊपर विश्वास रखिए। जो आपने पढ़ा है वो चीजें आप भूल नहीं गए हो, वो चीजें आपको याद है, एग्जाम पे टाइम पे आपको याद आ जाएंगी, निश्चिंत रहिएगा। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यही होती है। अभी अगर आप अपने मन में ऐसे करते हो कि HBZ वाली रिएक्शन एक बार याद करने की कोशिश करते हो तो आपको ऐसा होगा कि लगेगा कि वो रिएक्शन आपको याद ही नहीं है, और जबकि ऐसा नहीं होता है। और ऐसा भी होगा आपके साथ कि आपकी जो रिवीजन की स्ट्रेटजी होगी वो कहीं ना कहीं आपको कंप्लीट ना होते हुए दिख रही होगी। जो आपने सोचा होगा, जिस तरीके से रिवीजन करना चाह रहे होंगे उस तरीके से रिवीजन आप नहीं कर पा रहे होंगे। ये सारी चीजें सभी के साथ होती है, एक नॉर्मल ह्यूमन नेचर है, किसी भी स्टूडेंट के साथ ये होता है। तो इसमें आप कुछ नए स्पेशल नहीं हो, तो इसके लिए मत घबराइए। जो पढ़ा है उस पर कॉन्फिडेंट रहिए। हाँ, इन आखिरी 2 दिनों में अपनी पूरी मेहनत के साथ जो चीजें आपकी ऐसी हैं जो आप अक्सर भूलते हो, या ऐसे चैप्टर्स जो थोड़े से रटने वाले हैं, या जहां पर कुछ चीजें याद करने वाली हैं जिनको आप अक्सर भूल जाया करते हो, उन सब चीजों को एक बार एक नजर के सामने से आपको यहां पर गुजारना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको 13 और 14 को मैं एक सेशन दोनों दिन लेने वाला हूं। तो आपके जो ये सब भूलने वाली चीजें हैं, जो भी आपके इंपॉर्टेंट स्कोरिंग टॉपिक्स हैं, वो सब मैं करवा दूंगा। वो तो एक तरफ की बातें हैं। आपको मैं अपने तरफ से क्या करना वो मैं बता रहा हूं। देखो, होता क्या, अगर आपको इस चीज का जो डर होता है ना कि भूल बहुत रहे हैं, इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन यही होता है कि आप अपने नजरों के सामने से एक बार उस टॉपिक को गुजार दीजिए। नजरों के सामने से सिर्फ अपनी नोट्स और जो आपके नोट्स में आपके जो क्वेश्चंस आपने लिखे होंगे बस वही देखिएगा। कुछ भी नया मत उठाइएगा, कोई नई बुक मत उठा लीजिएगा, कहीं से क्वेश्चन मत उठाइएगा, कोई PYQ मत उठाइएगा। अब ये सब गलतियां करने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है, मत करिएगा, ये सब बिल्कुल भी मत करिएगा। लास्ट टाइम पे अगर हम इन 2 दिनों में बात करें तो हमको पढ़ना क्या चाहिए? देखिए, पढ़ने में अपने टॉपिक्स में थोड़ा फिल्टर करिए, सब मत पढ़ने चले जाइए। ऐसी चीजों को पढ़िए जो कि आपको लगता है कि वो आपके भूलने वाली चीजें होती हैं। जैसे मैं थोड़ा सा आपसे मैं टॉपिक वाइज बात करता हूं, ठीक है? जैसे अगर मैं बात करता हूं फिजिकल केमिस्ट्री में, अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री में हूं तो 2 ऐसे चैप्टर्स हैं जो जहां पे भूलने वाली बड़ी बीमारी है। जैसे एक है आपका सरफेस केमिस्ट्री और एक है आपका सॉलिड स्टेट। तो सरफेस केमिस्ट्री में अगर मैं बात करूं तो आपको पता है कि कहां से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, किस पे सर ने बहुत ज्यादा फोकस किया था और जो बार बार भूलती हैं। जैसे अगर मैं बात करूं आपसे सरफेस केमिस्ट्री में, एक तो सबसे पहली चीज आपके फिजिकल और केमिकल एडजॉर्प्शन की जो डिफरेंस वाली टेबल है। दूसरा, अगर हम बात करेंगे आपके कैटलिस्ट में, तो जो एंजाइम कैटलिस्ट, जो एंजाइम्स दिए गए हैं कि उनके कौन कौन से रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं वो और उनके सोर्स क्या हैं, वो वाली जो एक टेबल है। एक टेबल है आपकी कोलाइड्स में, जो आपके 8 प्रकार के कोलाइड्स दिए जाते हैं उनके एग्जाम्पल के साथ। अब ये ऐसी चीजें जो आपसे मिस होती हैं, आप भूलते हो, तो इनको एक बार याद कर लोगे। उसी में एक आपके पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज सॉल्ट की एक टेबल दी गई है, वो टेबल एक बार आपको जरूर देख लेनी चाहिए, क्योंकि वो सब भूलने वाली चीजें हैं। इसी तरीके से सॉलिड स्टेट में आओगे तो सबसे पहले ही आपके वो क्रिस्टलाइन और एमार्फस का डिफरेंस, फिर 4 प्रकार के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, फिर जहां पे आपके 14 ब्रेविस लैटिस के बारे में बताया गया, 7 क्रिस्टल सिस्टम के बारे में बताया गया, जिसमें आपके ABC अल्फा बीटा गामा के रिलेशन वाली चीजें, वो आपको पता है कि ये टेबल्स आपकी भूलती हैं। और फिर लास्ट में जो आपके डिफेक्ट वाली चीजें दी गई हैं, एक बार डिफेक्ट वाली चीजों को आपको देख लेना है। तो ये सब ऐसी चीजें हैं जो आपसे अक्सर भूलती हैं। आप पैकिंग में एक बार कोऑर्डिनेशन नंबर देख लो, किस पैकिंग के क्या कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं, क्या अरेंजमेंट उनका होता है। तो ये सब बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो आप भूलने का डर होता है, उनको देख लो। सॉल्यूशन काइनेटिक्स में ऐसा कुछ खास नहीं है। हाँ, एक बार उनका अगर फॉर्मूला देख लोगे तो चलेगा, लेकिन ऐसा और कुछ खास उसमें भूलने का नहीं है कि आप सॉल्यूशन काइनेटिक्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ऐसा कुछ बहुत विशेष है जो भूल जाओगे, क्योंकि वो सब कॉन्सेप्चुअल है, न्यूमेरिकल है। तो जो फॉर्मूला आपने पढ़ा है वो भूल नहीं जाएगा आपसे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा समय इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जैसे अगर हम बात करें मेटलर्जी में भी आपको एक बार गो थ्रू हो जाना होगा अपने टॉपिक से। दूसरा, यहां पर आपका जो है वो आपका DF ब्लॉक आता है। DF ब्लॉक में आपको एक बार जरूर देखना होगा चीजों को, क्योंकि वहां से ऐसा है कि चीजें भूलेंगी आपसे। KMnO4 K2Cr2O7 के प्रिपरेशन हो गए, उनके रिएक्शंस हो गई, उनके जो प्रॉपर्टीज वाली बातें हैं उनको एक बार आपके आंखों के सामने से गुजरना बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की 2-4 प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में थोड़ा सा एक बार देख लीजिए, वो आपके लिए बढ़िया इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम ऐसे ही बात करेंगे आपके P ब्लॉक में सीधे कंपाउंड्स में आ जाइएगा। कंपाउंड्स में कुछ जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं जहां से आप
के क्वेश्चंस आने फिक्स होते हैं, जिन रिएक्शंस पे अक्सर जोर दिया जाता है। जैसे अगर हम बात करें, आपका कॉन्टैक्ट प्रोसेस हो गया, डीकंस प्रोसेस हो गया, आपका ओस्टवार्ड प्रोसेस हो गया, ये सब ऐसा है कि जहां से क्वेश्चंस आने की पूरी पूरी संभावना होगी। तो इनको एक बार अपनी नजर से हम लोग देख लेंगे। तो इसी तरीके से हर एक जगह पे ऐसे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आ जाओगे तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में थोड़ा सा आइसोमेरिज्म, कलर, इन सब चीजों को थोड़ा सा एक बार देखेंगे, थोड़ा सा वर्नर थ्योरी में देख लेंगे, जो वहां पर कलर की बातें होती हैं। तो यही सब चीजें जो आपसे भूलने वाली हैं, जो आपसे मिस होने वाली चीजें हो गई। पी ब्लॉक में कई सारी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जैसे आपके नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ, नॉन मेटल के साथ, कॉपर जिंक के साथ, ये सब रिएक्शंस ऐसे हैं जहां पे हम लोग भूलते रहते हैं। तो उन सब चीजों को एक बार आप देख लोगे तो आपके लिए वहां पर बढ़िया हो जाएगा। इसी तरीके से मैं इन्हीं सब टॉपिक्स को आपको 14 तारीख को मैं आपको कराऊंगा भी। 14 तारीख को सुबह आपका सेशन रहेगा 9 बजे, तो वहां पर मैं इन सारे टॉपिक्स को करवाऊंगा भी। ऐसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब आओगे तो जितने भी आपके नेम्ड रिएक्शन है, जितने भी आपके ऑर्गेनिक के टेस्ट हैं, उन सब से एक बार गो थ्रू हो जाओ। सारे एक बार उनको गो थ्रू हो जाओगे तो आपको कई सारे क्वेश्चंस तो वहां से आपके निकल रहे होंगे काफी अच्छे से। तो और रिएक्शंस में अब जैसे एल्डोल है, कैनिजारो है, हेलोफॉर्म है, इन सब चीजों को आप छोड़ नहीं सकते हो। यहां से क्वेश्चंस आने आपके फिक्स हैं। SN1, SN2, E1, E2, इन सब से क्वेश्चंस आपके वो देगा ही देगा, नहीं देगा तो कहां से देगा। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल पक्का से पक्का आएगा आपका यहाँ पर। कोलबे, रीमन, टीमन एक बार आपको देख के ही जाना है, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस आने की पूरी संभावनाएं होंगी। आपके क्यूमिन से कैसे फिनॉल बनता है आपको एक बार देखना है। ईथर में आपके एक ही रिएक्शन है, ईथर की रिएक्शन HX के साथ, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, ये रिएक्शंस आपको देखना ही देखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके कार्बोनिल्स की रिएक्शन अमोनिया के डेरिवेटिव्स के साथ जो कराई जाती है, उसमें बहुत ढेर सारे इमाइन, ऑक्सिम, जो आपके सेमी कार्बाजाइड के साथ रिएक्शन होगी, वो सारे आपको एक बार देखना जरूरी है, क्योंकि वहां से आप भूलने के डर होगा। इसके बाद आपके ऑर्गेनिक में एसिड और बेस के एसिड बेस स्ट्रेंथ सेट करने के लिए क्वेश्चंस आपके बनते हैं, तो उनको एक बार गो थ्रू हो लेंगे आप। इसी तरीके से मेन चैप्टर में तो सिर्फ नेम्ड रिएक्शंस भी एक बार आप अगर देख लिए अच्छे से तो आपका काम वहां से हो जाएगा। बाकी उसमें ऐसा कोई बहुत विशेष समस्या नहीं है, चैप्टर आपका बहुत आसान है। डाइजोनियम सॉल्ट तो अच्छे से जानते ही होगे, एक बार उसको गो थ्रू कर लोगे यहाँ पे आप। ऐसे जब बायोमोलिक्यूल्स में आओगे तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर्स हो गए आपके। आप बस केवल सब में ये पता कर लो कि जितने भी आपके डाइसैक्राइड्स हैं वो वहां पर उनके मोनोसैक्राइड यूनिट्स कौन से होंगे, मतलब वो किस 2 यूनिट से मिलके बने। अगर आपको ये पता है तो आपका काम वहां से चल रहा होगा। आपको पता है कि एमिनो एसिड से क्वेश्चंस बन सकते हैं, एमिनो एसिड एक बार आप देख लोगे। विटामिन वाली जो टेबल दी गई है, कौन कौन से विटामिन, उनके डिफिशियंसी से कौन से डिजीज होंगे, उनके सोर्स क्या होते हैं, वो वाली एक टेबल एक बार देखना जरूरी है। न्यूक्लिक एसिड में क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड के बारे में देख लो कि भैया किसमें जो है वो आपका जो है वो शुगर बेस और फॉस्फेट ग्रुप है, किसमें शुगर और सिर्फ बेस है। बस इतनी चीजों को अगर आप देखोगे तो आपका बायोमोलिक्यूल्स भी अच्छे से कंप्लीट हो रहा होगा। इसके बाद अगर हम पॉलीमर बात करें तो आपके 12, 13, 14 पॉलीमर्स हैं, वो देख लो कि उनके वहां पर जो है वो मोनोमर कौन से हैं। मोनोमर पता होगा तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको। स्ट्रक्चर तो रेयरेस्ट केस में पूछता है, ज्यादातर तो नाम ही वो पूछ रहा होता है, तो वहां से एक बार चीजों को देख लो। केमिस्ट ने एवरीडे लाइफ में कौन से क्लास की जो मेडिसिन होती है उसको कहां पे यूज करना होता है वो आपको देखना होगा कि भाई अगर वो एनाल्जेसिक है तो दर्द वाली हो गई, एंटाइसिड है तो वो आपके वहां पर पेट से रिलेटेड, पेट के दर्द से रिलेटेड वहां से आएगी। फिर उनकी मेडिसिन के नाम एक बार देख लो, एक बार देख लोगे कि हाँ ट्रैंक्विलाइजर्स में, प्रशांतक में ये मेडिसिन आती हैं, आपका काम चल जाएगा, वहां से काम हो जाएगा आपका। और आपके ये जो माइनर चैप्टर्स हैं, बायोमोलिक्यूल्स, केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ, आपके पॉलीमर, फिर इधर आपका डीएफ ब्लॉक, मेटलर्जी, इनके लिए मैं आपके टॉप 300 क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूं, जो कि आपके 13 तारीख को ही मैं ये काम करवा रहा हूं आपका, ताकि ये सारे चैप्टर्स के एक एक पॉइंट, एक एक इंपॉर्टेंट चीज सब रटा जाएगी आपको। इन 5 चैप्टर्स से कहीं ना कहीं तो 6-7 क्वेश्चंस तो बन ही रहे होंगे, या 5-6 क्वेश्चंस तो एटलीस्ट बनेंगे, और बड़े इजी गोइंग आपके निकल जाएंगे। कोई नया क्वेश्चन और कोई बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके नहीं बन रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर आप लास्ट टाइम पे इतना पढ़ते हो तो आपके लिए बहुत सफिशिएंट है। इससे ज्यादा पढ़ोगे तो आपके लिए यहां पर दिक्कत है, ज्यादा नहीं पढ़ना है। क्या नहीं करना है ये मैंने आपको बहुत शुरू में बताया। हेल्थ को प्रायोरिटी पे लो, वहां पर आप कुछ भी ऐसा काम मत करना, खाना वाना मत छोड़ना जिससे सर दर्द हो या ऐसा हो कि आपका पेट खराब हो, ऐसी कोई भी चीजें आपके नहीं होनी चाहिए। दिमाग का शांत रहना बहुत जरूरी है। देखो नो डाउट कोई कितना भी समझा ले, वो जो एग्जाम का प्रेशर होता है वो तो आएगा ही आएगा, उसी का तो गेम है, वही तो खेलना है।
आपको क्या लगता है कि सभी बच्चे जो सेलेक्ट नहीं होते हैं वो ऐसे होते हैं जो कभी नहीं पढ़े होते हैं, पढ़ाई अच्छा किए होते हैं, उसके बावजूद अगर उनका वहां पे सिलेक्शन नहीं होता या उनके मार्क्स खराब आते हैं, तो कई ऐसे बच्चे होते हैं जो वो 1 घंटे का समय है ना उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं। वो 1 घंटा भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बड़ा मैटर करता है। उसके लिए अपने दिमाग को शांत रखना बहुत जरूरी है, और अपने दिमाग को शांत रखने के लिए कुछ चीजें, जैसे सबसे पहली चीज, दिमाग में कोई टारगेट नहीं होना चाहिए कि हमको कम से कम 35 क्वेश्चन सही करके आना, ऐसा कोई टारगेट नहीं होना चाहिए। नहीं तो आपके दिमाग को जो सिग्नल मिलेगा ना बड़ा खराब मिलेगा। मान लो पहले 10 क्वेश्चन आपसे आ ही नहीं रहे होंगे, तब तो आप पेपर में ही पैनिक कर जाओगे और फिर आते हुए क्वेश्चंस को भी गलत कर दोगे। तो कोई टारगेट सेट करके मत जाइए। जो भी स्ट्रेटजी आपने बनाया होगा पेपर अटेम्प्ट करने की, उसी स्ट्रेटजी पे काम करना। कोई आपको कुछ भी सिखाए कि नहीं पेपर को ऐसे ही करिएगा तभी पेपर अच्छा होगा, मत फॉलो करिएगा। जो आपने अपनी स्ट्रेटजी बनाई है उससे आप चिपके रहो, वही दी बेस्ट है। आपसे अच्छा कोई नहीं है, ना आपने जितना पढ़ा है उससे ज्यादा किसी ने नहीं पढ़ा है, और आपसे ज्यादा किसी को नहीं आता है। यही मान के और यही करके आपको अपना पेपर देना है। भूल जाइए जिसने जो आपको जो ज्ञान दे, कहिए ठीक अपना ज्ञान अपने पास रखिए, हमको जो आता है हमें जैसे आता हम करेंगे। 2 दिन में आपको दुनिया नहीं पलट दोगे, और ना पलटने की जरूरत है। आप जैसे हो वैसे ही परफॉर्म करोगे एग्जाम में, एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैं आपको अपनी तरफ से आपको कोई पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी नहीं बताऊंगा। बस ध्यान से एक काम मत करिएगा, हड़बड़ाहट में OMR गलत मत भरिएगा। मतलब ऐसा ना हो जाए कि अब मान लीजिए कि आप OMR, इसीलिए सबसे बेस्ट ये होता है कि क्वेश्चन करिए तुरंत OMR भरिए। आप जब बाद में बैठ के एक साथ OMR भरने जाते हो तो वहां पे गलती होने के चांसेस होते हैं। पचला चौथा आपने छोड़ दिया था, अब 5वें का आंसर चौथे में भर दोगे, उसका फिर पूरा गलत हो जाएगा। तो इसीलिए जब जैसे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तुरंत OMR फिल किए, ये बेस्ट होता है। मेरी तरफ से ऐसा ही होना चाहिए। बाकी आप क्या करते हो वो आपके ऊपर है। ये मैं कुछ भी ऐसा नहीं कि आपके ऊपर मैं इंपोज नहीं कर रहा हूं कोई चीज। ठीक है, तो यही सब चीजें हैं। बहुत ज्यादा आप टेंशन मत लीजिए। आपने मेहनत किया है तो आपका पेपर जरूर अच्छा जाएगा। पेपर टफ आएगा तो अच्छा इसलिए चला जाएगा क्योंकि कम मार्क्स पे ही कट ऑफ बनेगी। तो इस चीज से एकदम निश्चिंत रहिएगा। पेपर टफ इजी वो मैटर नहीं करता, आप 1 घंटे में कैसा परफॉर्म करते हो पेशेंस के साथ, 50 क्वेश्चंस आप देखते हो कि नहीं देखते हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। हम लोग जो है वो अभी मिलेंगे। मैंने आपसे कहा मेरे 2 सेशंस अभी आपके साथ मिलेंगे, 13 तारीख को और 14 तारीख को। तो 13 तारीख को मैं आपके सारे 5 माइनर्स चैप्टर्स वो करवा दूंगा। 14 तारीख को सारे इंपॉर्टेंट जो स्कोरिंग टॉपिक्स हैं जो मैंने आपसे अभी डिस्कस किए, अभी जो मैंने आपसे बोला है वो सारे टॉपिक्स मैं आपको अपनी तरफ से करा रहा हूंगा। ठीक है, एक बार दिखाऊंगा आपको मैं, तो आपको एक बार वो सारी चीजें सुनोगे तो आपको याद हो रही होंगी। ठीक है, वही करना। 14 तारीख को मैं सुबह सुबह ही आपका एक बार निपटा दूंगा। फिर दिन भर आप अपने तरीके से पढ़ाई कर लीजिएगा, और फिर उसके बाद 15 तारीख को बढ़िया से पेपर दे के आइए। फिर हम लोग 15 तारीख को पेपर के सोल्यूशन के साथ मिलेंगे। ठीक है, आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। खूब मेहनत करिए, खूब पढ़ाई लिखाई करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।